जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट सीडीपी महामैराथन करेंगे, जिसमें आपको सीडीपी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इससे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो उसे नोट डाउन करते हुए चलेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिनों में रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्कीमा शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्कीमा शब्द का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पियाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं, या फिर पूछता है सी टेट हो या यूपी टेट हो। अगला हमारा प्रश्न है कि सूचनाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूचनाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया स्कीमा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और स्कीमा शब्द किसने दिया था? तो ये जीन पियाजे ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना जिसमें पुराने ज्ञान में कोई बदलाव भी ना हो, क्या कहलाता है? तो यह आत्मसातकरण कहलाता है, जिसे समावेशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आत्मसातकरण मतलब होता है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना जिसमें पुराने ज्ञान में कोई बदलाव नहीं होता है, जिसे आत्मसातकरण या समावेशन कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपने पुराने स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया होता है समायोजन, जिसमें बच्चा अपने पुराने स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के मुख्य रूप से किस देश के वैज्ञानिक थे? तो लेव वाइगोत्स्की मुख्य रूप से यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास के महत्वपूर्ण आधार कौन से हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास का महत्वपूर्ण आधार समाज, संस्कृति और भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि जेडपीडी, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? कहा जाता है जेडपीडी। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, जिसका मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दिया है? तो ये अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। जेडपीडी का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सीखने के दौरान किसी वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसे सहारा देना कहते हैं, क्या कहलाता है? तो सीखने के दौरान किसी वयस्क द्वारा दी जाने वाली जो सहायता है वह इसके फोल्डिंग, पाड़ या मचान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जब बच्चा अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करता है तो वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं? तो जब बच्चा अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बात करता है तो वाइगोत्स्की इसे निज वार्ता कहते हैं या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांतवादी हैं, यूपी टेट में पूछता है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, वो आप लोग को इस सेशन में दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दिया है? तो थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट
लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का अभिविन्यास होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने स्तर और कितने चरण हैं? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास और सिद्धांत में कुल 3 स्तर और 6 चरण हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसमें जी और एस कारक बताए गए हैं, किसने दिया है? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है यह स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें जी और एस कारक बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का जो तरल और ठोस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थियरी, जिसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, किसने दिया है? तो बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बालू का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिविमीय सूत्र सिद्धांत में कौन सा आयाम शामिल है? तो गिलफोर्ड द्वारा जो बुद्धि के त्रिविमीय 3D सिद्धांत है, इसके आयाम में सामग्री, संक्रिया और उत्पाद शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग कुत्तों और बंदरों पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर कुत्तों ने इसका ऑप्शन नंबर अपने स्वयं के बच्चों पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता शून्य किस स्तर पर मानी जाती है? तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता शून्य पूर्व परंपरागत स्तर पर मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का ज्ञान गुण की अवस्था जो है यह इंद्रिय गामक अवस्था में आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीववाद, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? जीववाद उसमें कहा जाता है कि जब बच्चा कहीं चलते चलते जब लड़ जाता है तो किसी चीज़ से ठोकर लगता है और उसे चोट लगती है, तो वह उस चीज़ को बार बार दोष देता है या इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी वजह से मुझे चोट लग गया है। इसे जीववाद कहते हैं। तो बच्चा जब निर्जीव वस्तुओं को भी इसमें सजीव समझने लगता है, तो पियाजे की ये जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार अविपर्यता या अविलोम्यता इरिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में पाई जाती है? अपलटावली का जो नियम होता है, जो बच्चा पलटावलीकरण नहीं कर पाता है, उस ये कब पाया जाता है? तो पियाजे के अनुसार अविपर्यता या अविलोम्यता, जिसे अपलटावीकरण कहा जाता है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसी में सजीव और निर्जीव वाली अवस्था भी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत
अल्फ्रेड बिने ने दिया है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्फीयर ने दो द्विकारक सिद्धांत दिया है, जीएस फैक्टर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक जन्मजात होता है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का जो कारक होता है जीएस कारक, जिसे सामान्य योग्यता कहा जाता है, यह जन्मजात होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, जिसे ग्रुप फैक्टर थियरी कहा जाता है, किसके द्वारा किया गया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा किया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि आरबी कैटल के अनुसार तरल बुद्धि के बारे में क्या सत्य है? तो आरबी कैटल के अनुसार इसमें यह उम्र के साथ बढ़ती है, नहीं। यह केवल शिक्षा से प्राप्त होती है, नहीं। यह वंशानुगत होती है और प्रौढ़ावस्था में घटती है, ये इससे बात सही है। यह वातावरण पर निर्भर करती है, नहीं करती है, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरबी कैटल के अनुसार तरल बुद्धि वंशानुगत होती है और प्रौढ़ावस्था में घटती है। अगला हमारा प्रश्न है, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे है? तो अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है, यह सृजनात्मकता से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स निकल के आते हैं, और अभिसारी में जो होता है वो एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर निकलता है, उसे अभिसारी कहा जाता है। और अपसारी में एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स निकलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रूनर के अनुसार अन्वेषण का सिद्धांत यह संरचनात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रूनर के अनुसार अन्वेषण का सिद्धांत यह संरचनात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दया, अच्छा कानून, समाज, सार्वभौमिक, यह ट्रिक कोलबर्ग के किस संदर्भ को याद करने के लिए है? तो दया, अच्छा कानून, संदर्भ, समाज, सार्वभौमिक, यह ट्रिक कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण को याद करने की ट्रिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है? तो पियाजे और वाइगोस्की के मुख्य विचारों में अंतर ये है कि पियाजे विचार को भाषा से पहले मानते हैं, जबकि वाइगोस्की भाषा को विचार से पहले मानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे का मानना है कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में बोला जाता है, लेकिन वाइगोस्की मानते हैं कि भाषा पहले बोला जाता है, विचार बाद में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट हो या यूपीटेट हो, रिपीटेड होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे संरक्षण का अभाव किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो संरक्षण का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है यह फिलिप बर्नर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह उदाहरण जो है अधिगम के लिए किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह उदाहरण उद्दीपक सामान्यीकरण के सिद्धांत से मेल खाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसा तुम मेरे लिए करोगे वैसा मैं तुम्हारे लिए करूँगा, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कोलबर्ग के किस चरण में आता है?
तो कोलबर्ग के सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण यांत्रिक विनिमय में आता है कि जैसे तुम मेरे लिए जैसा करोगे मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही करूँगा। कोलबर्ग के सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार तार्किक रूप से सोचना या तर्क करना किस अवस्था में शुरू हो जाता है। तो पियाजे के अनुसार तर्क करना यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की ने विकास के लिए किन तत्वों को अनिवार्य माना है। तो वाइगोस्की ने विकास के लिए जो 3 तत्वों को अनिवार्य माना है वह है समाज, संस्कृति और भाषा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोगों में कुल कितने बच्चों को शामिल किया था। तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोगों में 2 लड़कियां और 1 लड़के को शामिल किया था। कुल 3 बच्चों को शामिल किया था जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का जो 3D सिद्धांत है यह जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गिलफोर्ड के 3D सिद्धांत के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो गिलफोर्ड के 3D सिद्धांत के 3 आयाम सामग्री, संक्रिया और उत्पाद है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार HCl फार्मूले में यल का क्या अर्थ है। तो वाइगोस्की के जो HCl फार्मूला है इसमें एल का अर्थ होता है लॉजिक यानी कि तर्क करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है लॉजिक नहीं होगा, इसमें लैंग्वेज होगा। SPL में जो HCl है इस फॉर्मूले में एल का अर्थ होगा लैंग्वेज यानी कि भाषा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है इसके फोल्डिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसके फोल्डिंग का वास्तविक अर्थ होता है अस्थायी सहायता देना या सहारा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में MKO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में MKO का मुख्य पूर्ण रूप होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है। तो कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 चरणों में बांटा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 भाग और 6 चरणों में बांटा है। अगला हमारा प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार कानून व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो कोलबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था जो है यह परंपरागत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक तर्क करने और समस्या समाधान के लिए उत्तरदायी है। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो तर्क करने और समस्या समाधान के लिए उत्तरदायी है यह GS कारक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। जो जेरोम ब्रूनर थे इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है इसे अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बहुआयामी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस है का सिद्धांत किसने दिया है। तो बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि RB कैटल के अनुसार तरल बुद्धि
कैसी होती है? तो आरवी कैटल के अनुसार जो तरल बुद्धि होती है यह वंशानुगत होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरता है, यह किसका उदाहरण है? तो एक बच्चा काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरता है, यह उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता इकोसेंट्रिक स्पीच का संबंध किस अवस्था से है? तो पियाजे के अनुसार जब अहम केंद्रित वार्ता होती है तो यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पीयरमैन ने अपना द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो स्पीयरमैन ने अपना द्विकारक सिद्धांत वर्ष 1904 में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार जैसे को तैसा यांत्रिक विनिमय किस स्तर का हिस्सा है? तो कोलबर्ग के अनुसार जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसमें यांत्रिक विनिमय टिट फॉर टैट स्तर का हिस्सा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार निजी वार्ता जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं का उद्देश्य क्या है? तो जो निजी वार्ता होता है उसका उद्देश्य है अपने कार्य को दिशा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है किसने दिया है? तो बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है यह स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित होता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है यह अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकसित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध का जला छाछ में फूंक फूंक कर पीता है, यह उदाहरण पियाजे के अनुसार किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो दूध का जला छाछ में फूंक फूंक कर पीता है, यह प्रक्रिया उद्दीपक सामान्यीकरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा जिसे मोरल डायलेमिया कहते हैं को सुलझाने के लिए की जाने वाली विचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक दुविधा होती है उसे सुलझाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत में संक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत में संक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत जिसे बाद में टर्मन और स्टर्न ने भी स्वीकार किया किसने दिया था? तो जो बुद्धि का एकल सिद्धांत है यह अल्फ्रेड ब्रीने ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे बाद में टर्मन और स्टर्न ने भी स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन ने अपना द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थियरी किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो स्पीयरमैन ने अपना द्विकारक जो सिद्धांत है यह 1904 में प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विचार भाषा से पहले आता है? तो विचार भाषा से पहले आता है, यह जो ये कहा था जीन पियाजे ने। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और वाइगोस्की का कहना था कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या है। तो जेडपीडी का पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है। तो ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें जो अंतःप्रज्ञा अवस्था है यह शामिल नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MKO कहा जाता है, इसकी अवधारणा का संबंध किससे है। इसकी अवधारणा किसने दिया था। तो मोर नॉलेजेबल अदर, इसकी अवधारणा लेव वाइगोस्की ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका MKO जो है मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछ लेता है या फिर शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके अवधारणा दिए थे लेव वाइगोस्की ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है जो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। तो जो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है यह फिलिप बर्नर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास किस अंतर्गत के अंतर्गत आता है। तो जो कोलबर्ग ने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास दिया था, यह उत्तर परंपरागत के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे एस फैक्टर कहा जाता है, के बारे में क्या सही है। तो स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट योग्यता जो कारक है एस फैक्टर, इसके बारे में यह अर्जित किया जाता है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण के गुण का विकास किस अवस्था में होता है। तो पियाजे के अनुसार जो संरक्षण का जो गुण होता है यह मूल संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अन्वेषण का सिद्धांत या खोज अधिगम का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अन्वेषण का सिद्धांत या खोज अधिगम, इसका सिद्धांत जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की का पूरा नाम क्या है। तो लेव वाइगोस्की का नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गिलफोर्ड के संक्रिया आयाम के 5 भागों में इनमें से कौन सा शामिल है। तो गिलफोर्ड के संक्रिया आयाम के अंतर्गत इसमें सभी शामिल है। संज्ञान और स्मरण, परंपरागत और गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन, ये सभी शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यूपी टेट में पूछे जाने वाले जो यूपी टेट है, इसमें मुख्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल किस चिंतन पर आधारित होते हैं। तो जो यूपी टेट में आज जब क्वेश्चन अब पूछता है, यह अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग के आधार पर आधारित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जैसे ऑप्शनल टाइप, जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर, इसे ही हम अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और अभिसारी चिंतन में एक क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर होता है, बहुत सारे आंसर्स होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और संज्ञानात्मक विकास व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी हम संज्ञानात्मक विकास के को अलग अलग नामों से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं सक्रियता, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जीएस का क्या अर्थ है। तो बुद्धि का में जो जी कारक है,
ये सामान्य बुद्धि होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि से क्या अभिप्राय है? तो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में जो व्यवहारिक बुद्धि है, इसका अभिप्राय पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है को और किस नाम से जाना जाता है? तो पियाजे की अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक काल भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किस पहलू की अपेक्षा की है? तो वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में जैविक बायोलॉजिकल पहलू की उपेक्षा की, यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सृजनात्मकता का सीधा संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? तो सृजनात्मकता सिद्धांत का जो संबंध है, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, इसका संबंध अपसारी चिंतन से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है, यह फिलिप बर्नर ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का वह स्तर जिसमें बच्चा समाज के नियमों को स्वीकार करता है, क्या कहलाता है? तो कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता का स्तर होता है जिसमें बच्चा समाज के नियमों को स्वीकार करता है, यह परंपरागत स्तर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जेडपीडी का क्या अर्थ है? तो जेडपीडी का अर्थ होता है कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे ने विचार और भाषा के संबंध में क्या कहा है? तो पियाजे ने विचार और भाषा के संबंध में कहा है कि विचार भाषा से पहले आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वाइगोस्की का कहना था कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। इन दोनों में हमेशा मतभेद रहा है। अगला हमारा प्रश्न है और आखिरी सवाल है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो ग्रुप फैक्टर का सिद्धांत है, ग्रुप फैक्टर ऑफ थियरी का सिद्धांत है, ये थर्स्टन द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।